किस देश में मनुवाद के खिलाफ, जिसको कहते हैं एक अंतिम निर्णायक जंग, वो शुरू हो चुकी है। इस देश के 90% जिनको दूध में मक्खी की तरह बाहर कर रखा है, जो हाशिए पे धकेल दिए गए, 90% आबादी को अगर हम मुख्य धारा से दूर रखते हैं तो ये देश बन नहीं सकता। ये ऐसा नहीं लगता कि आपकी पार्टी को 2019 के बाद ही जातिवाद याद आया या भागीदारी याद आई है? देश में दो विचारधाराओं के बीच में टकराव है। हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, राहुल जी, मुख्य धारा में लाने। बीजेपी वाला कभी भी नहीं कहेगा कि 90% को हमने मुख्य धारा में लेकर के आना है। वो कभी भी ये सामाजिक न्याय का शब्द अगर संघी को इस्तेमाल कर दे तो हम गर्दन कटा लें। वो सिर्फ सामाजिक समरसता की बात करते हैं। पुरानी मनुवादी विधान तो खत्म हो गया, मनुस्मृति, लेकिन वो मनुवादी मानसिकता अभी भी है। जैसे आपका मीडिया है, मीडिया में 2,500 चैनल बताए जाते हैं, लेकिन उनका कोई मालिक ओबीसी या SC ST वर्ग से नहीं है। क्या वाकई में इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ तमाम जगहों पर क्या ओबीसी की, ST SC OBC की आप भागीदारी सुनिश्चित करवाएंगे या सिर्फ आपका ये पॉलिटिकल स्टंट है? हर समुदाय का, हर जाति का जो कमजोरी पकड़ के उसका इलाज, और जितना पिछड़ा उतना मदद, तो जो जितना बैकवर्ड है उसको उतनी ज्यादा मदद दी जाए। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और इसके साथ 25 जुलाई को देश की राजधानी में एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। सम्मेलन की थीम क्या है, सम्मेलन किस विषय पर हो रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज मेरे साथ एक खास पर्सनैलिटी है, अनिल जय हिंद। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर इतना बड़ा सम्मेलन करने की देश की राजधानी में ज़रूरत क्या पड़ गई। और सोचिए, नेशनल चेयरपर्सन है OBC डिपार्टमेंट के, OBC की हकदारी के लिए लगातार आवाज़ें उठाई जा रही हैं। इस देश में ST SC OBC के मुद्दे पर विपक्षी नेता खुलकर राजनीति भी कर रहे हैं। और बात करें सियासी हलचल की तो बिहार का चुनाव भी सर पर है, जिसका मुद्दा सोशल जस्टिस वर्सेस बीजेपी के तमाम मैनिफेस्टो में जिस तरीके से वादे होते हैं, उन तमाम मुद्दों पर राजनीति होगी। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद जी, जय संविधान। पहला सवाल आपसे यही लेंगे कि देश की राजधानी में एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं आप, न्याय अधिकार सम्मेलन। क्या ज़रूरत पड़ गई आज़ादी के 75 साल बाद? किन लोगों को न्याय चाहिए? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया और जब देश को अर्पित किया 26 नवंबर 1949 को, लागू 2 महीने बाद हुआ। तो उसकी पूर्व संध्या पे 25 नवंबर को बाबा साहब ने एक स्पीच दी थी और उन्होंने कहा था कि इस देश में जब ये संविधान लागू हो जाएगा तो पॉलिटिकल इक्वलिटी आ जाएगी, एक राजनीतिक समता पैदा हो जाएगी, क्योंकि 1 मैन 1 वोट इक्वल वैल्यू। ठीक है, गरीब हो, अमीर हो, किस जाति में जन्म लिया हो, किस धर्म का हो, महिला हो, पुरुष हो, सबको बराबर का वोट का अधिकार हो गया। लेकिन जो पुरानी मनुवादी व्यवस्था चली आ रही है, जिसकी वजह से सामाजिक असमानता है, गैर बराबरी है, और आर्थिक असमानता है, गैर बराबरी है, ये कायम रहेगी और इसको जल्द से जल्द दूर करना पड़ेगा अगर हमें इस देश को समृद्ध, प्रबुद्ध और खुशहाल देश बनाना है। तो जितनी तेज़ी से वो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और उसका नतीजा ये है कि पुरानी मनुवादी विधान तो खत्म हो गया, मनुस्मृति, लेकिन वो मनुवादी मानसिकता अभी भी है। और वो जो उस समय विशेष अधिकार प्राप्त जातियां थी, वो ही अभी भी मेन स्ट्रीम में है। तो जो 90% SC ST OBC है, ये मुख्य धारा में अभी भी देश में नहीं आ पाया। जैसे राहुल जी जिक्र करते हैं कि जो आपके 90 मंत्रालय हैं, उनमें से सिर्फ 3 सेक्रेटरी जो चलाते हैं मंत्रालयों को, वो OBC वर्ग से हैं। जैसे आपका मीडिया है, मीडिया में 2,500 चैनल बताए जाते हैं, लेकिन उनका कोई मालिक OBC या SC ST वर्ग से नहीं है। और इसी तरह से जो धन्ना सेठ हैं, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, उद्योगपति, पूंजीपति, जो टॉप के देश के 1000 हैं, उनमें से OBC SC ST नहीं है। तो मतलब जो भी पावर स्ट्रक्चर है हमारे देश का, जो शक्ति संरचना है, सुप्रीम कोर्ट है जैसे, उसमें आपको OBC SC ST नहीं मिलेंगे। कभी इक्का दुक्का कोई आ गया। तो ये 90% आबादी, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में 40 जज हैं तो 30-35 होने चाहिए थे ना, वो आपको 4 भी नहीं मिलेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस 90% आबादी को अगर हम मुख्य धारा से दूर रखते हैं
तो ये देश बन नहीं सकता। ये बाबा साहब भी कहते थे और यही बात राहुल गांधी जी न्याय योद्धा हमारे ये भी यही बात कहते हैं। एक संविधान सम्मेलन हमारा प्रयागराज में हुआ था, उसमें राहुल जी ने एक उदाहरण देकर के अपनी बात समझाई थी। उन्होंने कहा आप कल्पना कीजिए कि एक हवाई जहाज़ है जिसमें 10 इंजन है। 10 इंजन में एक इंजन में पेट्रोल जा रहा है, बाकी 9 इंजन में पेट्रोल ही नहीं जा रहा, तो हवाई जहाज कैसे ढंग से उड़ेगा। तो राहुल जी ने ये संकल्प ले रखा है कि जो 90% आबादी जो वंचित समाज है, जिसमें SC ST OBC आता है, इसको मुख्य धारा में लाना है हर हालत में और इस देश को बनाना है। ये उनका संकल्प आप है। लगातार मुख्य धाराओं की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट से लेके चीफ जस्टिस तक। अब देखिए ST SC OBC है, आप मोनोपोली जो है कास्टिज्म की वो धीरे धीरे ही खत्म होगी ना। 60 साल से तो आप लोगों की सरकार थी, आप कह रहे हैं कि राहुल जी अब जो है OBC की भागीदारी चाहते हैं। ऐसा नहीं लगता कि आपकी पार्टी को 2019 के बाद ही जातिवाद याद आया या भागीदारी याद आई है? देखिए, आपने जो प्रश्न किया बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने जी। इस समय इस देश में 2 विचारधाराओं के बीच में टकराव है। एक तरफ मनुवादी विचारधारा है जिसका प्रतिनिधित्व तो ये BJP और संघ करती है, और एक तरफ समतावादी विचारधारा है जिसके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, राहुल गांधी उसी परंपरा से निकले हैं। तो अब क्या है कि BJP और संघ वो मुखौटे दे देगा लेकिन पावर नहीं होगी, और जो नीतियां बनेंगी वो ऐसी बनेंगी कि आपने देखा 11 साल में सारा का सारा जो धन है, देश ने धन बहुत कमाया है, 5वें नंबर की 4 नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है, लेकिन गया किसके पास है? अदानी अंबानी जैसे लोगों के पास। 80-90 करोड़ जो इस देश का जो हमारा आम भारतीय जो OBC SC ST है जिसमें ज़्यादातर और कुछ गरीब है, वो 5 किलो अनाज के लिए मोहताज है। तो जो नीतियां बन रही हैं उसमें ये मनुवादी जिसको कहते हैं ना कि विचारधारा को एक मॉडर्न तरीके से लागू किया जा रहा है। जैसे मैंने मेडिकल कॉलेज में पढ़ा और MBBS की, मेरी फ़ीस थी 15 रुपये महीना। आज बेचारा जो इंजीनियरिंग कॉलेज का और MBBS का जो छात्र है उसकी लाखों रुपए की फ़ीस है। एक मिडिल क्लास का भी जो पेरेंट्स अपने बच्चों की फ़ीस नहीं भर पा रहे। तो ये SC ST एक्ट को शिक्षा से दूर रखने का एक ये तरीका है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक जैसे हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, राहुल जी मुख्य धारा में लाने, BJP वाला कभी भी नहीं कहेगा कि 90% को हमें मुख्य धारा में लेकर के आना है। वो कभी भी ये सामाजिक न्याय का शब्द अगर संघी को इस्तेमाल कर दे तो हम गर्दन कटा लें। वो सिर्फ सामाजिक समरसता की बात करते हैं। सामाजिक समरसता का मतलब ये होता है कि जो ऊंच नीच जन्म के आधार पे है ना जो बनी हुई है, ये ऐसे ही बनी रहे, इसमें संघर्ष ना किया जाए, इसको कायम रखा जाए। तो वो सामाजिक समरसता की बात करते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं। तो ये फ़र्क है। बाकी तो जब अंग्रेज भी थे तब भी राय बहादुर होते थे, तब भी सर होते थे, लेकिन जलियांवाला बाग में कौन गोलियां चलाते थे अपने हिंदुस्तानियों को? पर वही होते थे जो राय बहादुर होते थे। तो मुखौटों से कोई मतलब नहीं है। जो संघ है, जो BJP सब चलाते हैं, BJP को संघ चलाता है, उसमें आप संरचना देखिए, उसका जो अध्यक्ष होता है, प्रमुख होता है, जो वो किस जाति से होता है? एक ही जाति का क्यों होता है वो 100 साल से? मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिसमें मैरिट होगा सर वही तो प्रमुख बनाया जाएगा ना। ये आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, आप लोग को बहुत मैरिट मंचों से मनोवादी बात है कि मैरिट जो है ना सिर्फ चंद जिसको कहते हैं कि उन लोगों के पास है, 90% के पास मैरिट ही नहीं है। ये उनका तर्क है। हमारा मानना ये है कि एवरीवन इज ह्यूमन बीइंग, सबको मौका मिलना चाहिए, सब जातियों के लोगों को मौका मिलना चाहिए, और मौका मिल करके सब अच्छा काम करके दिखा सकते हैं। ठीक है, आप देखिए जो तमिलनाडु में या जहाँ 69% आरक्षण है, वहाँ आप देखिए वो उत्तर भारत से कितना आगे निकल गए, वहाँ प्रगति देखिए। तो ऐसी बात नहीं है। जी।
अब बीजेपी का विकास भी देखिए किस तरीके से बीजेपी लगातार विकास कर रही है, और देखेंगे बिहार में आजकल वोटर लिस्ट में धांधली चल रही है। ये एक बड़ा मुद्दा है, विपक्षी नेताओं ने आज संसद में भी उठाया। आपको लगता है क्या वाकई में चुनावी धांधली है? ये मुद्दा भी 25 जुलाई को एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? नहीं, 25 तारीख को देखिए ऐसा होता है, हमने एक लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे हैं कि जो राहुल जी जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के अब तक लगातार जातीय जनगणना का मुद्दा, 50% का जो आरक्षण की कैप लगा रखी है उसको तोड़ने की बात, ये मुद्दे राहुल जी लगातार उठा रहे हैं। और ये कार्यक्रम का एक लक्ष्य ये है कि ओबीसी समाज को, और ख़ास तौर पे जो कांग्रेस पार्टी के जो ओबीसी कार्यकर्ता हैं उनको इस जो राहुल जी का मुहिम में है उसको जोड़ करके और उनमें एक तरह एक नई ऊर्जा पैदा करके राहुल जी से, और वो फिर अपने देश के विभिन्न भागों में चले जाएंगे और वहाँ इसका प्रचार प्रसार आगे करेंगे। ये इसका लक्ष्य है। जो आप दूसरी बातें कर रहे हैं उसके हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। वोटर बूस्ट के लिए लड़ाई लड़ रही है पार्टी, रोजगार मेला भी लग रहा है वहाँ पे, तो अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन मेरा ये जो कार्यक्रम है उसका लक्ष्य सीमित है। जी, आप लगातार नारा दे रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या वाकई में इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ तमाम जगहों पर क्या ओबीसी की, एसटी एससी ओबीसी की आप भागीदारी सुनिश्चित करवाएंगे, या सिर्फ आपका ये पॉलिटिकल स्टंट है? नहीं, भागीदारी सुनिश्चित कराएंगे। और देखिए, ये जो तेलंगाना में जो जातीय जनगणना हुई है वो एक अलग किस्म की हुई है। लोगों को कुछ को ये वहम है, जातीय जनगणना का मतलब ये होता है कि जातियों की सिर्फ संख्या गिन दी जाए कि किस जाति के कितने वो हैं। तेलंगाना में जो जातीय जनगणना हुई है उसका नाम उन्होंने रखा है सीप कास्ट सर्वे। सीप में एक एस है, 3 ई हैं और एक पी है। ठीक है, एस का मतलब है सोशल, और जो 3 ई हैं उसमें एजुकेशनल, इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट, और पी मतलब पॉलिटिकल। तो वहाँ हर व्यक्ति से 74 क्वेश्चन पूछे गए, 74 क्वेश्चंस, ताकि उसके सोशल एस्पेक्ट्स, उसकी जो सोशल डायमेंशन है, उसकी एजुकेशनल डायमेंशन है, वो पता लग सके। और क्या होता है कि जो जातीय गणना हुई है ये जैसे एक डॉक्टर करता है ना, एक डॉक्टर के पास मान लीजिए 4 पेशेंट आते हैं, तो चारों कह रहे हैं कि जी मेरे को कमजोरी है, तो उनके टेस्ट कराएगा, ब्लड टेस्ट कराएगा या वो टेस्ट कराएगा। और एक झोला छाप होता है, झोला छाप के पास 4 आदमी चले गए, जी मेरे पास तो कमजोरी है, तो झोला छाप क्या करेगा, सबको कहेगा भाई च्यवनप्राश खाओ, आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। लेकिन क्वालिफाइड डॉक्टर होगा, वो जब टेस्ट कराएगा तो पता लगेगा एक आदमी में प्रोटीन की कमी है तो उसको प्रोटीन देगा, एक आदमी में कैल्शियम की कमी है, किसी में आयरन की कमी है। तो ये जो तेलंगाना की जो साइंटिफिक कास्ट सर्वे हुआ है उसमें हर जाति का 215 के करीब जाति हैं, उन्होंने डाटा इकट्ठा किया और हर जाति का ना उन्होंने माइक्रो स्टडी कर ली है कि किस में एजुकेशन की कमी है, किस जाति में जो व्यापार में पीछे है, कौन सी जाति का राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिल रही, कौन सी जाति का एम्प्लॉयमेंट में हिस्सेदारी कम है, कौन सी जाति एजुकेशन में पीछे है। तो स्पेसिफिक जाति के हिसाब से ना, जैसे एक होता है हर एक को 40 नंबर की आप शर्ट दे दो, और एक ये है कि कोई मेरे जैसा थोड़ा भारी है तो उसको 42 नंबर की मिलेगी, कोई हमारे और मित्र उनका 38 नंबर की। तो हर समुदाय का, हर जाति का जो कमजोरी पकड़ के उसका इलाज, और जितना पिछड़ा उतना मदद, ये एक इसके पीछे एक थ्योरी है या एक लक्ष्य है कि जो जितना बैकवर्ड है उसको उतनी ज़्यादा मदद दी जाए। जी, आपने कहा जो जितना ज़्यादा बैकवर्ड है उसको उतनी मदद दी जाए। एक जनता का आरोप है, कुछ लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि बीजेपी आरएसएस की एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक तरफ कांग्रेस रहना चाहती है, सत्ता में बीजेपी रहना चाहती है, बीजेपी विपक्ष में रहना चाहती है, कांग्रेस सत्ता में रहना चाहती है। क्या वाकई में कांग्रेस का सही में सोशल चेंज हुआ है, क्या ये सिर्फ एक दिखावा है? ऐसा है, देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद सत्ता किसके पास आई? जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपनी अलग पार्टी चलाते थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी को भी अपना लॉ मिनिस्टर बना सकते थे और किसी को भी कह सकते थे आप संविधान बनाओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कितने लोग थे जो उस समय इस तरह के भाई लोग कह रहे थे कि ये संविधान बनाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से कहा कि ये संविधान बनाने का काम
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब, वो करेंगे तो वो देश हित में होगा। अगर कांग्रेस पार्टी बीजेपी माइंडेड होती तो बाबा साहब को क्यों अपॉर्चुनिटी देती संविधान बनाने का? फिर तो किसी मनुवादी आदमी को दे देती कि संविधान बनाइए। बाबा साहब को किसने अपॉर्चुनिटी दी संविधान बनाने की? बाबा साहब की जो प्रतिभा निखर के आई है वो संविधान बनाने के बाद आई है। उससे पहले भी हालांकि उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक बहुत अच्छी चीज़ उनके हाथों रची और बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें भी लिखी, लेकिन असली जो बाबा साहब की जो जिसको कहते हैं कि गुण या जो उनकी प्रतिभा निखर के आई वो संविधान से निखर के आई। तभी हम देखते हैं ना, हर फोटो में हर मूर्ति में बाबा साहब के हाथ में संविधान की किताब होती है। तो ये जो कहते हैं कि भाई बीजेपी और वो एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, उनको बताना पड़ेगा कि संविधान बनाने का बाबा साहब के हाथ से बने और समतावादी संविधान बने, इसको सुनिश्चित करने के लिए ही महात्मा गांधी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका दिया था। जी, जो देश की राजधानी में आज जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं भागीदारी न्याय सम्मेलन, क्या इसमें सिर्फ दिल्ली के लोग होंगे या देश भर से लोगों के आने की उम्मीद है? नहीं, दिल्ली के लोगों से मैं नहीं भरना चाहता तालकटोरा स्टेडियम। ठीक है, एक प्रतिनिधित्व तो दिल्ली का भी होना चाहिए, हरियाणा का भी होना चाहिए, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि देश के हर कोने से लोग आएँ इस सम्मेलन में और एक वैरायटी जो है ना, विविधता, एक डाइवर्सिटी, वो उस कार्यक्रम में नज़र आए। और मेरे को जिस तरह से हमारी तैयारियां चल रही हैं और जो फीडबैक आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि इस देश के कोने कोने से लोग इस राहुल जी को, क्योंकि राहुल जी की जो इस समय पॉपुलैरिटी है बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मतलब इतना लोग आना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई नहीं, हमारा स्टेडियम में इतना जगह नहीं है, लेकिन एक ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स आ रहा है और हर स्टेट की एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होगी। आमतौर पे जो दिल्ली में रैलियां होती हैं उसमें क्या होता है कि हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग ही भर देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करने जा रहे। हमारी इस कार्यक्रम में आप देखेंगे, आपको कर्नाटक, केरल, आंध्रा, गुजरात, उधर आसाम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, सब स्टेट के आदमी उसको नज़र आएंगे, वो हम सुनिश्चित कर रहे हैं। जी, आप जिस तरीके से ओबीसी न्याय सम्मेलन करा रहे हैं, भागीदारी की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी में तमाम ऐसे सवर्ण नेता हैं, उनकी तो नाराज़गी साफ दिखाई देती है। मेरे सामने तो किसी की नाराज़गी नहीं है, सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। जी, मतलब आपकी पार्टी में जो सवर्ण लीडरशिप है वो आपको सपोर्ट कर रही है इस न्याय की लड़ाई में? बिल्कुल, सब राहुल जी को नेता मानते हैं। खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सामाजिक न्याय के बहुत बड़े पुरोधा हैं, जीवन भर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है हमारे खड़गे साहब ने। राहुल जी को तो सब पूरा देश न्याय योद्धा बोलता है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। हमारी पार्टी में सब एक साथ हैं जी। क्या इस सम्मेलन से पहले भी आप सम्मेलन कर चुके हैं, वाकई में प्रभाव पड़ रहा है समाज में? देखिए, ऐसा है, पहला जो मैं अब राजनीति में या कह लीजिए कांग्रेस में तो मैं रिसेंटली आया हूँ, जो पहला हमने राहुल जी के साथ मिल कर के, और सब मैंने नहीं किया, राहुल जी वहाँ पे आए और सोशल एक्टिविस्ट ओबीसी SC ST के जो उनके चाहने वाले थे, उन्होंने, मैं उसका संयोजक ज़रूर था, मिल कर के प्रोग्राम किया लखनऊ में, और लखनऊ के कोने कोने से एक्टिविस्ट आए उसमें। उस कार्यक्रम का नतीजा आप सिर्फ इतना देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में उससे पहले छाती ठोक ठोक करके मोदी जी, अमित शाह कहा करते थे कि 80 में से 75 सीटें हमारी आएंगी। तो उस संविधान का कार्यक्रम जो राहुल जी ने किया, जिसका संदेश उत्तर प्रदेश के कोने कोने में पहुंचा, उससे बीजेपी जो थी वो 37 पे आ गई और इंडिया गठबंधन ने 43 यानी आधी से ज़्यादा सीटें जीती। तो ये संविधान में इतना उसका इम्पैक्ट जो है इस कार्यक्रम का जो राहुल जी करते हैं वो ज़बरदस्त है जी। दर्शकों को आप क्या कहेंगे? आपका सम्मेलन है 25 तारीख को देश की राजधानी में और तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, जिसमें बहुसंख्यक आबादी ST SC OBC की भी है। मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि इस देश में मनुवाद के खिलाफ, जिसको कहते हैं एक अंतिम निर्णायक जंग, वो शुरू हो चुकी है। जो लड़ाई कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लड़ी, जो कभी महात्मा फूले ने लड़ी, आज हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी उस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हम इसको एक तरह से निर्णायक दौर में और अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं और समता की जीत होगी। और सब लोग राहुल जी से जुड़े, इस लड़ाई में
क्या कहते हैं संघर्ष में जो समता के लिए हो रहा है अपना योगदान दें, ताकि इस देश के 90% जो जिनको दूध में मक्खी की तरह बाहर कर रखा है, जो हाशिए पे धकेल दिए गए, वो मुख्य धारा में शामिल हों और ये देश मजबूत, समृद्ध और बाबा साहब के सपने का प्रबुद्ध भारत बने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद नेशनल दस्तक को। नेशनल दस्तक तो अपने आप में एक मिशन है। जी, तो ये थे हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर अनिल जय हिंद। इन्होंने साफ शब्दों में अपना मैसेज दिया और सोचिए किस तरीके की आज देश में दो मोनोपोली काम कर रही हैं, एक मनुवाद, दूसरा अम्बेडकरवाद। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश को अमृत काल बनाना चाहते हैं, अमृत काल चल रहा है। असल में अमृत काल की ज़रूरत नहीं, कलम युग की ज़रूरत है। देश को नौकरी, रोजगार, रोटी की ज़रूरत है और नेता वही चुनिए जो आपके हक अधिकारों को सुनिश्चित करने की 100% गारंटी देता हो। हमारी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिस तरीके से देश की राजधानी में 25 जुलाई को भागीदारी न्याय सम्मेलन होने जा रहा है, सबसे ज़्यादा अधिकारों को बचाने के लिए आप सबसे ज़्यादा संख्या में, तादाद में जुटिए, क्योंकि ये समय अधिकारों की लड़ाई को बचाने का है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।